नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्रा। स्मृति ईरानी को सवाल अच्छे नहीं लगते। अगर उनसे सवाल पूछा जाए तो या तो वो भाग जाती हैं या फिर सवाल पूछने वाले से कहती हैं कि अपने मालिक का नाम बताओ, मैं उनसे बात करूंगी। या फिर सवाल पूछने वाले को वो याद दिलाती हैं कि आप जेल में थे, मैं तब की बात याद दिलाऊं। या फिर सवाल पूछने पर वो चिढ़ जाती हैं। कुल मिलाकर स्मृति ईरानी जवाब देने में यकीन नहीं रखती, केवल सत्ता में यकीन रखती हैं या फिर चुनौती देने में यकीन रखती हैं। बार बार राहुल गांधी को जिस तरह वो कहती रही हैं कि अमेठी आकर चुनाव लड़कर बताएं, उससे तो यही जाहिर होता है कि स्मृति ईरानी उन्हें हिम्मत दिखाने की चुनौती दे रही हैं, लेकिन खुद उनमें कितनी हिम्मत है, खुद स्मृति ईरानी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कितनी हिम्मत दिखा रही हैं, अपनी जवाबदेही से वो किस तरह बच रही हैं, ये सब आज एक बार फिर नजर आया उत्तराखंड में, जब स्मृति ईरानी से अंकिता भंडारी पर सवाल पूछे गए। जी हाँ, वही अंकिता भंडारी जिसकी आज से 2 साल पहले सितंबर 2022 में बहुत बुरी तरह हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद से लगातार ये मुद्दा उत्तराखंड में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। बार बार लोग सवाल उठा रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा। और महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के नाते जब स्मृति ईरानी से यही सवाल किया गया तो स्मृति ईरानी का जवाब था, धक्का मत दो। क्या कहा स्मृति ईरानी ने और किस तरह वो एक जरूरी सवाल से, एक महिला शक्ति के या महिला सुरक्षा के सवाल से किस तरह बचकर भागी स्मृति ईरानी, आप खुद देख लीजिए। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि लोग वहां पे जो पत्रकार हैं वो पूछ रहे हैं कि मैडम आप अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे, और स्मृति ईरानी जवाब नहीं दे रही, केवल बचकर भागती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दूं कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उनके नामांकन के लिए स्मृति ईरानी वहां गई हुई थी, और वहां वो एक रैली को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने ये कहा था कि क्या आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे जिसने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। अब आप बताइए, स्मृति ईरानी उत्तराखंड जाकर राम मंदिर का मुद्दा तो भुना रही हैं, उसकी याद तो दिला रही हैं, लेकिन उन्हें अंकिता भंडारी याद नहीं आई। स्मृति ईरानी के इस रवैये पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने अब निशाना साधा है। क्या कहा है अलका लांबा ने, आइए सुनते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा आज भी उत्तराखंड की धरती पर बना हुआ है। अंकिता भंडारी कौन है? उत्तराखंड की बेटी है नहीं स्मृति ईरानी जी, है या नहीं, पूछ रहा है देश और उत्तराखंड। उस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए स्मृति ईरानी जी उत्तराखंड की धरती पर आप पहुंची, क्या आपने एक शब्द बोला? क्या आप अंकिता भंडारी के परिवार को मिली हैं? क्या आपने महिलाओं की, जो आपकी जिम्मेदारी थी, आपके विभाग की जिम्मेदारी थी, महिलाओं को न्याय दिलाना, सुरक्षा दिलाना, क्या आप वो करने में कामयाब हुई हैं? आप नहीं हुई। उल्टा ये हुआ है कि अंकिता भंडारी का परिवार आज भी उत्तराखंड में आंदोलित है। आज भी एक पत्रकार को आपने जिस तरीके से पुलिस बल पर उठाकर घसीटकर हिरासत में लिया, उससे शर्मसार हुई हैं आप या नहीं हुई हैं? अंकिता भंडारी के दोषी कौन है? स्मृति ईरानी जी, देश जानना चाहता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूं। आप ही के भाजपा के बड़े नेता के रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी को गलत काम करने के लिए एक बार बार कहा जा रहा था, जिसका उसने विरोध किया, और उसके बदले में उसे मौत के घाट पे उतारने वाले आपके भाजपा नेता और उनके रिजॉर्ट में यह अपराध होता है। आपको इस पे अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए थी। आपने मुद्दों से भटकाने के लिए धर्म और आस्था को फिर एक बार मुद्दा बनाकर बचने की कोशिश की है। तो अलका लांबा भी वही बात कह रही हैं कि आपको मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपने मुद्दे से भटकाने के लिए धर्म और आस्था की बात की, क्योंकि स्मृति ईरानी ने राम मंदिर का मुद्दा तो उत्तराखंड में उठाया, लेकिन उन्हें वहां अंकिता की याद नहीं आई। और जिस पत्रकार का जिक्र अलका लांबा कर रही थी, आशुतोष नेगी, वो उन्होंने लगातार अंकिता भंडारी की हत्या के मामले को उत्तराखंड में उठाए रखा, क्योंकि इसमें बार बार ये खबर आ रही है कि कुछ बड़े नाम, कुछ वीआईपी लोग हैं जिन्हें बचाने की कोशिश, जिनका संबंध भाजपा से है, उन्हें बचाने की कोशिश वहां की सरकार कर रही है। और स्मृति ईरानी से इसी बात पर सवाल भी पूछा गया था, लेकिन स्मृति ईरानी फिर एक बार अपनी जान छुड़ाकर भागते हुए दिखी। और ये उनका रवैया पुराना है। आपको मैं याद दिला दूं कि कुछ वक्त पहले, करीब 2 साल पहले की बात है, स्मृति ईरानी से एक कांग्रेस नेता ने हवाई जहाज के भीतर ही गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर क्या कहना चाहेंगी, तब भी स्मृति ईरानी ने ऐसे ही कोई जवाब नहीं दिया था। उनसे जब उनके अमेठी में कुछ पत्रकारों ने जब और सवाल किए थे, तब भी वो इसी तरह से बचती नजर आई। तो कुल मिलाकर स्मृति ईरानी का तरीका यही है
कि जवाब मत दो, केवल कांग्रेस पर आरोप लगाते रहो, और आरोप भी ऐसे जो बेबुनियाद हैं। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं, अभी कंगना रनौत का प्रकरण हुआ था जिसमें सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से कुछ लोगों ने गलत पोस्ट की थी और इस पोस्ट को हटा दिया गया। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर माफी भी मांग ली, लेकिन फिर भी बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है और खुद कंगना रनौत भी इसे विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। अभी वो हिमाचल प्रदेश के मंडी में, जहां की वो लोकसभा प्रत्याशी बनी है, वहां उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और ये कहा कि मेरा अपमान किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर माफी भी मांग ली, उन्होंने सफाई भी दे दी कि किसी और ने इस तरह की पोस्ट की और मेरी ये बिल्कुल नियत नहीं थी। लेकिन स्मृति ईरानी ने हाल ही में एक टीवी कार्यक्रम में ये कहा कि ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। वे महिला से जब उसके तर्कों से या बहसों के आधार पर उसको पराजित नहीं कर सकते तो वो उसका चरित्र हनन करते हैं, उसके चरित्र की हत्या करते हैं। यही कांग्रेस की आदत है। तो कुल मिलाकर स्मृति ईरानी महिला शक्ति या महिलाओं के अपमान का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, बड़ी सुविधाजनक तरीके से लगा रही हैं, जबकि खुद 10 सालों से उनकी सरकार सत्ता में बनी हुई है और उसमें इस दौरान कई महिलाओं पर बहुत ही बुरी तरह के अत्याचार हुए। हाथरस, उन्नाव, कठुआ जैसे कांड तो हैं ही, उसके बाद मणिपुर हुआ, जिस पर प्रधानमंत्री ने कभी मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। चुनाव के वक्त भी वो वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। और उसके बाद मणिपुर पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तभी तोड़ी जब विपक्ष ने उन पर दबाव डाला। तो कुल मिलाकर 2-3 मिनट का कुछ छोटा सा बयान प्रधानमंत्री ने दिया, लेकिन कहीं भी उन्होंने मणिपुर की महिलाओं को न्याय दिलाने की कोई मंशा नहीं दिखाई। ठीक इसी तरह महिला पहलवानों पर भी प्रधानमंत्री का रवैया और उनकी पूरी सरकार का रवैया साफ जाहिर है। तो कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि बीजेपी की नीयत क्या है और कांग्रेस की नीयत क्या है। कांग्रेस की नीयत का सवाल यहां इसलिए उठा रही हूं क्योंकि बीजेपी बार बार किसी न किसी तरह कांग्रेस को महिला विरोधी दिखाने की कोशिश करती रही है। कंगना रनौत प्रकरण में जब तमाम लोग कंगना रनौत के बचाव में उतर आए बीजेपी के और ये कांग्रेस पर आरोप लगाने लगे, तब वो ये भूल गए कि महिला की गरिमा पार्टी से ऊपर होती है। जब प्रधानमंत्री खुद सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा का इस्तेमाल, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब वो 50 लाख की गर्लफ्रेंड शब्द बोलते हैं, तब उन्हें ये नहीं लगता, तब उनकी पार्टी के लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि इसमें महिलाओं का अपमान किस तरह से हो रहा है। तब किसी ने प्रधानमंत्री पर कोई सवाल नहीं उठाया, मोदी के इन जुमलों पर कोई सवाल नहीं उठाए। लेकिन अगर कंगना रनौत को किसी ने कुछ बोला तो पूरी बीजेपी उनका बचाव करने के लिए उतर आई है। ये रवैया बीजेपी का है। और कांग्रेस को महिला विरोधी दिखाने की कोशिश हाल ही में फिर हुई थी जब राहुल गांधी ने मुंबई की रैली में शक्ति शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि हमें शक्ति का विरोध करना है। राहुल गांधी का मतलब उन ताकतों से था जिन्होंने सत्ता पर और देश के संसाधनों पर कब्जा करके रखा है, उन ताकतों से लड़ने का राहुल गांधी का अभिप्राय था। लेकिन मोदी ने इस शक्ति शब्द को नारी शक्ति से जोड़ लिया और उसको बिल्कुल ही गलत तरीके से पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं का अपमान कर रही है, लेकिन मैं महिला शक्ति के लिए अपनी जान लगा दूंगा। महिला शक्ति के लिए जान लगाना तो बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी, लेकिन कभी आप ये भी तो बोलिए कि मणिपुर की महिलाओं को या महिला पहलवानों को कब न्याय मिलेगा, कब अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। अंकिता भंडारी के सवाल पर स्मृति ईरानी भाग गई और प्रधानमंत्री भी कभी कुछ कहेंगे इस मामले में संदेह ही है। प्रधानमंत्री को केवल नारियां तभी याद आती हैं, महिलाएं तभी याद आती हैं जब चुनाव होते हैं और उन्हें उसमें वोट चाहिए होते हैं। अभी संसद का विशेष सत्र, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का पहला सत्र विशेष सत्र था जिसमें बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को पास करने के लिए ही इस सत्र को बुलाया था और इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया। भारी बहुमत से पास हुआ क्योंकि सदन में बीजेपी का ही बहुमत है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था ये सुन लेते हैं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है।
तो प्रधानमंत्री यहाँ फिर एक बार उस चीज का क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं जो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि महिला आरक्षण अधिनियम या नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ है, इसको ये कानून भी बन चुका है, लेकिन ये कानून तभी अब लागू हो पाएगा जब देश में जनगणना होगी और फिर नए सिरे से परिसीमन होगा और तब कहीं जाकर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन ये सब कब होगा, इस मामले में संदेह है, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया पूरी होते होते कई साल और गुजर जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री जिस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं वो असल में अभी हुई नहीं है और न ही जल्दी होने की इसकी कोई संभावना दिख रही है। लेकिन फिर भी केवल वोटों की खातिर प्रधानमंत्री फिर से ये बता रहे हैं कि उन्हें महिलाओं का कितना ख्याल है, जबकि बीजेपी ने अभी अब तक जो 7 अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और उसमें 419 उम्मीदवार हैं और उनमें केवल 68 महिलाएं हैं, यानी 17% महिलाएं हैं बीजेपी के अभी तक के उम्मीदवारों में। 33% की बात अगर बीजेपी कर रही है, मोदी कर रहे हैं, तो कम से कम उन्हें महिलाओं को या अपने उम्मीदवारों की संख्या तो उतनी बढ़ानी ही चाहिए ताकि संसद में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़े। लेकिन मोदी की ऐसा करने की कोई नियत नजर नहीं आती, क्योंकि उनकी मंशा केवल सत्ता पर काबिज होना है, महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं को शक्ति देने से उनका कोई मतलब नहीं है। जबकि राहुल गांधी दूसरी ओर, जिन राहुल गांधी पर यह बार बार इल्जाम लगाया गया कि वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा या उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब चलते थे तो उनके साथ महिलाएं जिस तरह से निकलती थी उस पर भी बहुत बार सवाल उठाए गए, उन पर कई तरह के तंज कसे गए। किसी महिला ने उनका हाथ पकड़ा तो उसको लेकर उन पर आपत्ति जाहिर की गई, जबकि महिलाएं जिस तरह राहुल गांधी के साथ रहती हैं उसमें यह नजर आता है कि वो उनके साथ बेहद सहज और सुरक्षित महसूस करती हैं। और खुद राहुल गांधी हमेशा महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रहे हैं। पिछले दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियों ने उनसे जब बुर्के पर सवाल किया था, हिजाब पर सवाल किया था, तो राहुल गांधी का सीधा सा जवाब था कि ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं तय कर सकता कि आपको क्या पहनना और क्या नहीं, ये आपको खुद को तय करना है। आपको जो अच्छा लगता है आप पहनिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। बीजेपी इतना बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सकती है, जबकि राहुल गांधी, उनके दिमाग में पूरी सोच है कि वो किस तरह महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। जयपुर में जब राहुल गांधी ने कॉलेज की लड़कियों से बात की थी तो उन्होंने किस तरह उन्हें सशक्तिकरण का एक नया मंत्र दिया था, इसको सुन लीजिए। Yeah. Let us suppose you are walking on the street with this 20 rupee note. Now this value is 20 rupees. Now suppose a fellow comes to you, puts a gun on your head and says, give me that money. What is the value of that note now? So this thing keeps changing in value. It changes in value every second depending on the power structure around it. Okay? If a woman has understanding of money, she completely transforms. Yes, sir. In fact, if a woman has a job but does not understand money, that won't work. If a woman doesn't have a job and understands money, that's a powerful thing. And then if women don't understand these things, then they're always dependent on a man who is either doing a job or understands these things. राहुल गांधी की सोच बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी महिलाओं को, लड़कियों को आर्थिक तौर पर सशक्त करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर महिलाओं को पैसे की समझ आ गई, अगर वो ये समझ गई कि रुपए को किस तरह से संभालना है, किस तरह से खर्च करना है और इसकी कीमत क्या है उनके अपने लिए, तो फिर महिलाओं के सशक्तिकरण का रास्ता खुल जाएगा। यानी राहुल गांधी एक और राजनीतिक तौर पर तो महिलाओं को वो सशक्त कर ही रहे हैं, दूसरी ओर वो आर्थिक तौर पर भी उन्हें मजबूत बनाकर सही मायनों में महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा उन्हें गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करती रही है। राहुल गांधी मणिपुर भी गए थे, राहुल गांधी ने महिला पहलवानों के लिए भी आवाज उठाई थी, राहुल गांधी ने कठुआ की बच्ची के समर्थन में भी रैली निकाली थी, राहुल गांधी हाथरस और उन्नाव की लड़कियों के लिए भी आवाज उठाते रहे हैं। यानी जहां कहीं भी अत्याचार होता है राहुल गांधी ने हमेशा उसके लिए आवाज उठाई है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी को बार बार अमेठी आने की चुनौती देने वाली स्मृति ईरानी ने क्या किया है ये सब आपने देख ही लिया है। स्मृति ईरानी आज एक बार फिर सवालों से भागती हुई नजर आई। यही उनका तरीका है, यही उनका काम है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक स्मृति ईरानी सवालों से ऐसे भागेंगी या फिर जनता उन्हें कोई सवाल पूछने और जवाब देने लायक छोड़ेगी ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।